एवरीवन, आप देख रहे हैं गुरुकुल लर्निंग। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है स्कोप ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी की। पार्ट 1 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, वहाँ से आके आप देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने टैक्सेबल इवेंट की मीनिंग, कंसिडरेशन की मीनिंग एंड गुड्स एंड सर्विसेज की डेफिनेशन अंडर जीएसटी लॉ को एक्सप्लेन करा हुआ है। एंड इसके साथ साथ और क्या बताया है उसमें मैंने, सप्लाई पे जब जीएसटी एप्लीकेबल होता है और कब एप्लीकेबल नहीं होता है ये भी बताया है। उसमें सारे सेक्शंस के सारे सिचुएशंस के हिसाब से 4 to 5 सिचुएशन है आई थिंक। तो आप वहाँ वीडियो से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रखी है, तो उसमें से जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखने वाले हैं, डेफिनेशन देखने वाले विच इज अंडर जीएसटी लॉ। तो कौन कौन से डेफिनेशन से देखिए। पर्सन के डेफिनेशन, फैमिली, डिस्टिंक्ट पर्सन, एजेंट, प्रिंसिपल, रिलेटेड पर्सन, ये सारे 6 डेफिनेशन हम देखने वाले हैं। तो ट्रस्ट मी गाइस, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है साथ साथ। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी को लेके चलेंगे हम इस वीडियो में। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को, आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हम देख तो रहे हैं, लेकिन उसको देखने का पर्पस क्या है, हम क्यों सीख रहे हैं ये देखिए। सप्लाई, जो सप्लाई है हमारा, ठीक है, तो सप्लाई में सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्यों प्ले करता है जीएसटी। जीएसटी जहाँ पे सप्लाई होगा वहाँ पे जीएसटी एप्लीकेबल होगा, जहाँ सप्लाई नहीं होगा वहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सप्लाई कब कब होता है वो हम जब डिसाइड करेंगे, जो ट्रांजेक्शन हमें मिले रहेंगे उसमें ये जो टर्म्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं कि हाँ ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट टर्म, तो वो सारे टर्म्स उसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इससे हमें हेल्प होती है, मतलब उससे हमें पता करना रहता है कि ये जो है वो ट्रांजेक्शन सप्लाई के अंडर आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो इसलिए हम ये टर्म्स सारे पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट हम सीखने वाले पर्सन के बारे में, विच इज सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 84। बहुत सारे जो टर्म्स देखने वाले सब में कुछ ना कुछ इंक्लूड हो रहा है, कुछ ना कुछ एक्सक्लूड हो रहा है, तो वो सब हम पढ़ के लेंगे। पर्सन के डेफिनेशन में क्या इंक्लूड हो रहा है देखिए, कौन से ये सारे जो है, ये सारा जो बताया हुआ इन्फॉर्मेशन, ये सब में जैसे कि इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इसलिए उसे पर्सन में इंक्लूड किया गया है। ओके, एचयूएफ है उसमें भी जीएसटी एप्लीकेबल होगा, इसलिए उसे भी पर्सन में इंक्लूड किया है। ऐसे ही देखिए, कंपनी, फर्म, एलएलपी, ये सारे पर्सन है, इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट इज एओपी और बीओआई, जो कि इनकॉर्पोरेट होंगे अगर इंडिया में इनकॉर्पोरेटेड है, और या फिर आउटसाइड के, इंडिया के आउटसाइड इनकॉर्पोरेटेड है, वो पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट हमारा देखिए, एनी कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश्ड बाय और अंडर एनी सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट और प्रोविजनल एक्ट, मतलब कोई भी एक्ट के, ये सारे एक्ट में से कोई भी एक्ट में अंदर अगर वो कॉर्पोरेशन जो है वो स्टैब्लिश्ड है तो वो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होता है और उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। फॉर एग्जाम्पल आईसीएआई, वो सेंट्रल एक्ट के अंदर स्टैब्लिश्ड होता है, तो इसलिए उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, एनी बॉडी कॉर्पोरेटेड इनकॉर्पोरेटेड बाय और अंडर द लॉ ऑफ कंट्री आउटसाइड इंडिया, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इनकॉर्पोरेट हो अंडर लॉ और आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेट हो, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होगा कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अकॉर्डिंग, वो भी पर्सन में इंक्लूड है। लोकल अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सोसाइटी डिफाइंड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोई भी ट्रस्ट हो, कोई भी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, ये सारे पर्सन्स के डेफिनेशन में इंक्लूड होगा। ओके, इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, ध्यान से देख लीजिए ये सारी चीज़ें जो है, अगर मैं रिपीट करने जाऊँगी अभी तो वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाएगी। तो आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे जो पॉइंट्स है, ये सारे है, ये पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन क्या है देखिए, फैमिली। फैमिली नॉर्मली तो हम देखते हैं फैमिली का डेफिनेशन जो हमारे मम्मी पापा भाई बहन रहते हैं, यही सब फैमिली में। लेकिन जीएसटी के लॉ के अंडर फैमिली क्या है देखिए, फैमिली का मतलब जीएसटी लॉ में क्या है, एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 49, ये सेक्शन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखिए। फैमिली मीन्स क्या होता है, स्पाउस, चिल्ड्रन, स्पाउस यानी अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, और वाइफ है तो उसके हस्बैंड, एंड उनके चाइल्ड, उनके बच्चे, एंड पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द पर्सन इफ दे आर होली और मेनली डिपेंडेंट ऑन द सीड पर्सन। तो यहाँ पे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स ये सब तो है, लेकिन ये सब डिपेंडेंट होने चाहिए, डिपेंडेंट होने चाहिए, और उसके ब्रदर सिस्टर ये सब डिपेंडेंट होना चाहिए, तब भी जाके वो फैमिली में इंक्लूड होगा, फैमिली के डेफिनेशंस में इंक्लूड होंगे। अगर ये सब इंडिपेंडेंट होंगे तो फैमिली के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होंगे, ये सब डिपेंडेंट होंगे तो वो सब फैमिली के डेफिनेशन में इंक्लूड होंगे, दैट्स इट।
एंड थर्ड हमारा डेफिनेशन है डिस्टिंक्ट पर्सन। इन सिंपल वर्ड्स हम देखेंगे तो डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि सेपरेटली रजिस्ट्रेशन। देखिए क्या बोला है यहाँ पे, एज पर जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग। देखिए यहाँ पे अंडर द जीएसटी लॉ में क्या डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 25 सबसेक्शन 4 में एंड सेक्शन 25 सबसेक्शन 5 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में इसे कवर किया गया है डिस्टिंक्ट पर्सन को। डिस्टिंक्ट पर्सन यानी कि इफ द पर्सन हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन मोर देन वन रजिस्ट्रेशन वेदर इन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी और मोर देन वन स्टेट यूनियन टेरिटरी, ही शैल बी ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट पर्सन। इसका मतलब क्या है, देखिए अगर कोई पर्सन है तो वो ऑब्टेन कर रहा है या ऑब्टेन कर चुका है या तो ऑब्टेन कर रहा है मोर देन वन रजिस्ट्रेशन को, ओके, वन स्टेट में या तो एक ही यूनियन टेरिटरी में या मोर देन वन स्टेट मोर देन वन यूनियन टेरिटरी में, तो वो हो जाएगा डिस्टिंक्ट पर्सन। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे आपको और इजीली और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मिस्टर ए, ठीक है, ये एक पर्सन है, उसका बिजनेस है महाराष्ट्र में, ओके, वही बिजनेस उसने दिल्ली में भी खोला है, ठीक है, वही बिजनेस उसने दिल्ली में भी खोला है, तो वो उसने महाराष्ट्र के लिए तो रजिस्ट्रेशन करा के रखा है, महाराष्ट्र का जो है उसका बिजनेस, उसका रजिस्ट्रेशन तो करके रखा है, लेकिन दिल्ली वाले का नहीं करा है। तो दिल्ली की गवर्नमेंट क्या बोलेगी, भाई तुम इसे भी रजिस्ट्रेशन करके रखो, रजिस्टर्ड करके रखो, ये स्टेट के एक्ट के मतलब जो भी एक्ट है उसके अकॉर्डिंग इसे भी रजिस्टर्ड करके रखो। ऐसा नहीं चलेगा कि आपने दूसरे स्टेट में बिजनेस खोला और वहाँ पे रजिस्टर्ड किया एंड यहाँ पे रजिस्टर्ड करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है, आपको सेपरेटली रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो उसने सेपरेटली, मिस्टर ए ने सेपरेटली रजिस्टर्ड कर दिया दोनों बिजनेसेस को अपने, तो ये हो जाएंगे डिस्टिंक्ट पर्सन, ओके। ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन क्या है, देखिए एजेंट। एजेंट, अब एजेंट को देखें तो हम एजेंट मतलब क्या होता है, ऐसे पर्सन जो कि ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन काम करे, ओके। कोई पर्सन है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है तो वो अपना काम किसी और को देगा करने के लिए, तो वो उसका एजेंट हो जाएगा। दैट उसका ही वो वैसा ही बिल्कुल लाइक दैट एजेंट मतलब होता है पर्सन जो किसी और के बिहाफ पे काम करे एंड उसे सेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 5 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट हमारा डेफिनेशन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल बिल्कुल ही उसका उल्टा है, जो एजेंट है जिसके बिहाफ पे काम करेगा उसे हम प्रिंसिपल कहेंगे। उसे सेक्शन 2 एंड सब सेक्शन 88 में डिफाइन किया गया है विच इज़ अंडर जीएसटी लॉ। यहाँ पे देखिए डायग्राम, ये जो प्रिंसिपल है वो हायर करता है एजेंट को एंड एजेंट परफॉर्म करता है प्रिंसिपल के लिए ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, ओके। नेक्स्ट देखिए रिलेटेड पर्सन। अब जो हमने पीछे देखे, जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हमने देखे अंडर जीएसटी लॉ, वो सब तो ठीक है, बट बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है ये सारे जो टर्म्स है उसे हम यूज़ कैसे करेंगे। जो सप्लाई हमारा कंसेप्ट ऑफ सप्लाई, स्कोप ऑफ सप्लाई, उसमें हम यूज़ कैसे करेंगे। देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रहे हैं, रिलेटेड पर्सन। रिलेटेड पर्सन यानी कि क्या होता है, बहुत सारे टर्म्स है यहाँ पे, हम उसे देखेंगे। तो रिलेटेड पर्सन यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास जो गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो रही है, तो अगर वो रिलेटेड पर्सन के बीच में हो रही है तो जो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा, ओके, वो सप्लाई हो जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होगा। इस तरह ये सप्लाई और कंसेप्ट ऑफ सप्लाई में ये इस तरह से यूज होने वाला है। तो रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 15 सबसेक्शन 5 में सीजीएसटी एक्ट में डिफाइन की गई है। कैसे, देखिए रिलेटेड पर्सन यानी यहाँ पे कुछ केसेस दिए हैं। फर्स्ट केस है हमारा, सच पर्सन आर डायरेक्टर्स और ऑफिसर ऑफ वन अनदर बिजनेस। अगर कोई पर्सन है वो अगर किसी बिजनेस का डायरेक्टर भी है और किसी अनदर बिजनेस का ऑफिसर भी है, ओके, मतलब वो एक बिजनेस का डायरेक्टर एक बिजनेस का ऑफिसर है, तो वो पर्सन, वो जो दोनों बिजनेसेस है वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, ओके। मतलब सेम पर्सन किसी अदर बिजनेस का डायरेक्टर है, किसी अदर बिजनेस का ऑफिसर भी है, मतलब ऑफिसर भी है, तो वो दोनों बिजनेसेस रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। एक एग्जांपल के साथ लेते हैं इसे, मिस्टर पी। ये मिस्टर पी ये पर्सन है जो कि डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड का एंड वो ऑल्सो डायरेक्टर है वाई लिमिटेड का भी, मतलब डायरेक्टर या ऑफिसर जो भी बोल लो, तो डायरेक्टर एक्स लिमिटेड का भी एंड वाई लिमिटेड का भी है। तो ये जो दोनों है, ये बोथ कंपनीज हैं, एक्स लिमिटेड एंड वाई लिमिटेड, बोथ कंपनी, ये दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाएंगी, ओके, गॉट इट। सेकेंड हमारा केस क्या है, देखिए सच पर्सन्स आर लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स इन द बिजनेस। लीगली रिकॉग्नाइज्ड मतलब कोई बिजनेस है उसमें वो लीगली पार्टनर्स है, ओके, वो पार्टनर्स है। फॉर एग्जाम्पल देखिए मिस्टर पी ये एक पर्सन है एंड मिस्टर क्यू
या अनदर पर्सन, ये दोनों पार्टनर है एक बिजनेस में, पीक्यू लिमिटेड में पार्टनर है। ओके, इन दोनों ने मिलकर पीक्यू लिमिटेड फॉर्म की, ये उसके पार्टनर्स है, तो ये जो हो जाएंगे पीक्यू, ये दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। ओके, ये रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। थर्ड क्या है हमारा केस, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, इसलिए इसे हाईलाइट करा है मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ऐसे पर्सन जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप हो, उसे वो भी रिलेटेड पर्सन होंगे। फॉर एग्जाम्पल पी वर्क कर रहा है एक्स वाई लिमिटेड में, तो एक्स वाई ये एम्प्लॉयर हो गया एंड पी ये हो गया एम्प्लॉय, तो ये दोनों रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। ओके, फोर्थ क्या है हमारा, देखिए फोर्थ केस हमारा, एनी पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली ओन्स कंट्रोल और होल्ड 25% और मोर ऑफ द आउटस्टैंडिंग वोटिंग स्टॉक और शेयर्स और बोथ ऑफ देम, ऐसा पर्सन जो कि 25% या फिर उससे ज़्यादा जो राइट जो शेयर्स अगर होल्ड करता है किसी कंपनी में, तो वो हो जाएगा रिलेटेड पर्सन। ओके, देखिए कैसे एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। मिस्टर एक्स होल्ड करता है 25% शेयर्स इन ए लिमिटेड एंड ऑल्सो इन बी लिमिटेड, मतलब ये दोनों कंपनी में उसने उसके जो मोर देन 25% शेयर है, ए लिमिटेड में अलग 25% से ज़्यादा, बी लिमिटेड में अलग 25% से ज़्यादा शेयर्स होल्ड करता है वो, तो ए बी लिमिटेड वो हो जाएंगे रिलेटेड पर्सन्स। नेक्स्ट फिफ्थ केस हमारा, वन ऑफ देम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द अदर, इसमें क्या है देखिए, इसमें मान लीजिए एक पर्सन है जो कि एक कंपनी में काम कर रहा है एंड दूसरी कंपनी को भी वो कंट्रोल कर रहा है। ओके, तो वो जो तीनों हो जाएंगे, ये जो तीनों हो जाएगा, जो पर्सन है जो कंपनी है एंड अदर जो कंपनी है वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं उसके लिए और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए, मिस्टर ए है वो डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड में एंड वो वर्किंग पार्टनर है वाई लिमिटेड में, मतलब ये ए वो डायरेक्टर है एक्स लिमिटेड में और वो वर्किंग पार्टनर भी है वाई लिमिटेड में, तो ए एक्स वाई ये तीनों रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। ओके, सिक्स केस है हमारा, टुगेदर दे डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल द थर्ड पर्सन। अब इसमें देखिए कोई थर्ड पर्सन है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है एक से मतलब दो बिजनेसेस को साथ में। ओके, तो उस वो हो जाएगा रिलेटेड पर्सन, वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे वो बिजनेसेस। एग्जाम्पल लेते हैं, मिस्टर ए पर्सन है जो कंट्रोल कर रहा है एक्स लिमिटेड को भी और वाई लिमिटेड को भी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जिस तरीके से भी कंट्रोल कर रहा है एक्स लिमिटेड को भी और वाई लिमिटेड को भी, तो एक्स वाई लिमिटेड जो है वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे और मिस्टर ए ये थर्ड पर्सन हो गया ना, थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है एक्स वाई लिमिटेड को, तो ये रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे, एक्स वाई लिमिटेड ये रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। सेवेंथ केस है हमारा, दे आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली का डेफिनेशन हमने पीछे ही देखा कि स्पाउस, चिल्ड्रन, डिपेंडेंट पेरेंट्स, ब्रदर एंड सिस्टर होंगे, तो वो फैमिली में के डेफिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होती है फैमिली मेंबर्स के बीच में, तो उस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। ओके, जीएसटी एप्लीकेबल होगा। एंड लास्ट वन हमारा है, देखिए, द पर्सन हु आर एसोसिएटेड इन द बिजनेस विथ ईच अदर बाय वे ऑफ सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूटर, सोल कंसेशनियर शाल बी डीम्ड टू बी रिलेटेड पर्सन। अब यहाँ पे बोला है ऐसा पर्सन जो कि एसोसिएटेड है बिजनेस में ईच अदर के साथ, जैसे सोल एजेंट के साथ, सोल डिस्ट्रीब्यूटर के साथ, तो ये सारे जो है वो रिलेटेड पर्सन हो जाएंगे। तो ये सारा पॉइंट्स हमने कवर कर लिया। रिलेटेड पर्सन का जो कंसेप्ट है थोड़ा सा वाइड था, तो इसमें देखा हमने कि पर्सन जो कि डायरेक्टर और ऑफिसर हो वन अनदर बिजनेस का, पर्सन जो लीगली रिकॉग्नाइज पार्टनर हो बिजनेस में, पर्सन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप हो, पर्सन 25% से ज़्यादा होल्ड हो राइट जो बिजनेस में होल्ड हो, एंड पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली कंट्रोल करता हो बिजनेस पे, पर्सन डायरेक्टली इनडायरेक्टली थर्ड पर्सन कोई कंट्रोल करता है बिजनेस पे, एंड फैमिली मेंबर्स के बीच में गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर होना, एंड एसोसिएटेड बिजनेस में सोल एजेंट, सोल डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे रिलेटेड पर्सन में इन्वॉल्व होते हैं। एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हुआ हो। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इससे शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी एंड मैं ऐसे ही मोर वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो और ऐसे ही मोर वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।